गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धवली क्लासेस। कल पेपर है, आज लास्ट क्लास हमने लेनी है 9th की मैथमेटिक्स की, तो जो भी आपके डाउट है वो उससे पहले मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो, एक होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसे कहते हैं जो एक्स वाई एक नॉर्मल प्लेन होता है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है। तो सपोज दैट मैंने क्या करा, कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, ध्यान से सुनिएगा, कैसी भी दो परपेंडिकुलर लाइंस बना लो, इसको हम कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? इनमें से किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई नाम दिया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये वाली वाई होगी ये वाली एक्स, मर्जी आपकी। कंडीशन है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करेंगी, समझ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली को नाम दिया एक्स और इसको दे दिया वाई, बोलो ठीक है। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को, ध्यान से सुन लीजिए हिमांशु एंड ये नपो, इधर ध्यान दो, जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसका नाम होता है ओरिजिन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, देन द आंसर इज 0,0। ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? yes, चलो, एक बार मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा है कि 0,0 लाइज ऑन ऑप्शन 1 एक्स एक्सिस, ऑप्शन 2 वाई एक्सिस, ऑप्शन 3 ऑन बोथ द एक्सिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फिर क्या आंसर होगा? 0,0 किस पे लाई करता है? फिर हम बोलेंगे ऑन बोथ द एक्सिस। लेकिन अगर एग्जाम में ओरिजिन मिला तो आप ओरिजिन टिक करेंगे। वैसे आंसर ऑन बोथ द एक्सिस ही होगा क्योंकि ओरिजिन तो उस प्लेस का नाम है। समझ रहे हैं बात को? बोलो हाँ या ना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा है कि इफ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं इफ a point lies on x-axis then its y coordinate is। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का। कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है तो बताओ उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आंसर है 0। कहां लाई कर रहा है? x में ना, तो यहां कहीं होगा वो लाई करता हो। मान लो ये है तो इसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऊपर कितना गया। तो 100% आप श्योर होके बोलेंगे y कोऑर्डिनेट इज 0। बात समझ में आ रही है? सवाल बदल देगा, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज, कभी कभी बोलता है इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y, देन इट्स कोऑर्डिनेट्स मे बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? मान लो ऑप्शन 1 a, b, ऑप्शन 2 0,3, ऑप्शन 3 4,5, ऑप्शन 4 3,0। जरा बताओ क्या होगा आंसर। सवाल पढ़ो। पॉइंट कहां लाई करता है? तो डैम श्योर होके बताओ उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। किस ऑप्शन में y 0 है? फोर्थ वाले में। तो हम कहेंगे दिस में बी द कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलने से पहले हम लोग एक यूज करते थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्या यूज करते थे? डबल सी आई ऐसे होता ना, और ऑर्डिनेट। तो ध्यान से सुनो, x वाले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और y वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, बताओ इसके लिए एब्सिसा कितना है। तो पहला वाला एब्सिसा हो जाता है और ये वाला ऑर्डिनेट। याद रखिए ये बात, पक्का। अब वो सवाल जो कंपटीशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बताने वाला हूं। मतलब हल्के फुल्के सवाल तो ये थे जो मैंने आपको समझा दिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, आलिया यहां ध्यान दो बेटा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो क्या होगा? एक्स पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अब जरा एक चीज और सुनना, अगर मान लो यहां पे लिखा है 2, दिस इज 2, दिस इज 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,3। बोलो सही है। आपसे पूछा जाता है द एब्सिसा, सुनना जानते, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट टेल्स, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? जरा ध्यान से देखो, ये एनएस का एक्स क्या बता रहा है? वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं,
इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट x है लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है y से। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट देके पूछ लेगा व्हाट इज इट्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो कितनी होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस? तो ये x एक्सिस है, यहां से कितना ऊपर जाओगे? 3। समझ में आ रही है बात? x एक्सिस बताता है y x कोऑर्डिनेट बताता है पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट बताता है पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई? हाँ या ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। इस पे एमसीक्यूज काफी सारे बनाए जाते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो ये तो मेरी तरफ से था। अब कुछ मैं एजर्शन और रीजन के बारे में बात कर लेता हूं। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आपने करे हैं पहले, शायद पहले भी मैंने डिस्कस करे होंगे। देखो एजर्शन, नो सर कौन बोल रहा है बदतमीज और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट होते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला पॉइंट P2,0 lies on x एक्सिस। तो सबसे पहले बच्चों आपको सिर्फ एजर्शन को एक स्टेटमेंट मान के पढ़ना है, ठीक है ना? यहां लिख देता हूं इन द गिवन फिगर, और ऐसे बना दिया मान लो। ये रहा पॉइंट P। आपको बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर पॉइंट P2,0 लाई ऑन द x एक्सिस। आपने चेक करा, सही है? सही है ना? तो हमने बोला एजर्शन इज ट्रू। अभी हमने एक ही चीज सीखी है। रीजन में मान लो लिखा है इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन its x coordinate is 0। अब हमने रीजन को पढ़ा। रीजन ने लिखा अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमने कहा रीजन इज आल्सो ट्रू। सही है ना बात? बट अब तीसरा पॉइंट, क्या ये रीजन इस एजर्शन को हेल्प कर रहा है समझाने में? नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? अगर यहां पे लिखा होता इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, तब हम बोलते हाँ इस कारण y कोऑर्डिनेट 0 आया। समझ में आ रही है बात? तो अपना आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। शायद ऑप्शन सी या डी में से एक मिलता है। बात समझ में आई? पहले इंडिविजुअली इसको चेक करना है एजर्शन को सही है नहीं है, फिर रीजन को चेक करना है, फिर देखना है कि क्या रीजन से एजर्शन एक्सप्लेन हो सकता है। मतलब अपने आप से सवाल पूछना होता है कि क्या इसका लॉजिक रीजन से आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो नहीं कर देना है। क्लियर हो गई कहानी? तो एजर्शन रीजन भी आपको समझ में आने चाहिए। बोलो समझ में आया? पक्का? चलो अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। प्रियांशु ने आज बताया था कि कुछ क्वेश्चन उसके पास है। प्रियांशु दे क्वेश्चन दे, फिर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, नोट करेंगे भाई। इफ द पैरामीटर ऑफ a right triangle is 144 centimeter and one side is 65 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सॉरी प्रियांशु एक जगह सेंटीमीटर लिखा है आपने, एक जगह मीटर लिखा है, दोनों सेंटीमीटर में होंगे ना। फुल स्टॉप। फाइंड द रिमेनिंग साइड्स। अभी एक दो दिन पहले नौगाई ने भी एक सवाल पूछा था और सॉल्व कर लिया था। हाँ रिहान ने पूछा था। रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल
एंड इट्स एरिया। अच्छा क्वेश्चन है। साथ में लिखा है वेरीफाई द एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अच्छा अब देखिए ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल का सवाल है, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक कंसेप्ट इसके अंदर आ गया पाइथागोरस थ्योरम का। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान से सुनना, दो चैप्टर रिलेट हो गए। और तीसरा आएगा आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मदद से टीचर आपके तीन तीन कंसेप्ट चेक कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात? मतलब नाक की सीध में नहीं चलना है, एक कंसेप्ट लगेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी कुछ खास नहीं है। क्या हमने हीरोन्स फॉर्मूला अलग से पढ़ रखा है? जोर से बोलो हाँ या ना। क्या हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख रखा है? क्या हमको पाइथागोरस थ्योरम आती है? तो मतलब सवाल होने वाला हमसे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूं यहां पे। अच्छा, अपने को बोला कि पैरामीटर है राइट एंगल ट्राइंगल का 144, तो मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर, ये 1 चल रहा है। इसमें से इसकी एक साइड को मैं x पढ़ लूं, चलो तो मैंने मान लीजिए इस वाली साइड को x मान लिया। लेट साइड AC इक्वल्स टू x, देन BC कितनी आएगी बच्चों? बड़ा सिंपल सा है, तीनों का सम मिलके क्या बनेगा? 144। उसमें से एक x हो गई, एक रिमेनिंग हो गई और एक हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास, सही है ना? क्या करूं इसे, चलो y पढ़ लूं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो गई हमारे पास? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि हम इसे चेंज कर लेंगे। अच्छा एक साइड तो दे रखी है ना? अच्छा ठीक है, सॉरी 65। अच्छा ये बताओ कि एक साइड जो 65 है वो हाइपोटेनियस होगी या बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, इसका आइडिया कैसे आएगा? कैसे पता चलेगा? कुछ लोगों ने शायद सॉल्व भी करे ऐसे क्वेश्चन पहले। अब मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। तीनों साइड का सम कितना आना चाहिए? 144। तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 144, यही बोलना चाह रहा है सवाल। x प्लस वाई इक्वल्स टू 144 माइनस 65, माइनस करेंगे कितना आएगा? मेरे ख्याल से 979। अब देखो ये दोनों साइड मिलके 79 बन रही है और इसकी इकलौती साइड एक 65 है। तो क्या पता लग रहा है? पक्का कि 65 हाइपोटेनियस है। अच्छा देख, तो मान ले ये वाली हो गई 78, ये वाली हो गई 1 और ये हो गई। अब बता जरूरी है क्या? इसे गारंटी तो नहीं है ना? बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? बोलो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देख, ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर्स का सम करेंगे और तब रूट स्क्वायर का सम करेंगे फिर रूट निकालेंगे, तब 79 आना चाहिए ना। मतलब ऐसा कुछ खास इसमें जज हो नहीं पा रहा है कि हाइपोटेनियस होगा कि बेस होगा कि परपेंडिकुलर होगा। तो मर्जी है तुम्हारी, किसी को भी कुछ भी मान लो। तो जैसे मैंने इसे माना कितना x, लेटेस्ट से ये 65, तो ये कितना बचा? बोलो। अरे भाई ये x, ये देखो ना, मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 79 माइनस एक्स। बोलो ठीक है, पक्का? तो इसको लिख लो 79 माइनस एक्स। हम दो वेरिएबल में नहीं बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमको दो वेरिएबल में सॉल्व करना नहीं आता है। आता है आपको? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, मैथ्स में हमेशा याद रखो। अगर आपने दो वेरिएबल बना दी एक्स और वाई, तो सॉल्व करने के लिए कम से कम एक्स वाई में दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दो इक्वेशन लाने की। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम सिर्फ एक ही वेरिएबल डालेंगे। बोलने को मैंने इसे थोड़ी देर के लिए वाई बोला था, बट अब ठीक है ना? बात समझ में आ रही है?
तो तीसरी साइड मेरे पास हो गई, क्या नाम दो उसका, ए बी इक्वल्स टू कितना 79 माइनस एक्स। बोलो ठीक है, ठीक है ना। देखो एक ही वेरिएबल चल रहा है, दूसरा वेरिएबल नहीं लेके आया मैं। क्लियर इतनी कहानी। अब क्या उठाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम एक ही हमको आती है, बोलो हाँ या ना। तो बाय पीजीटी बोलो भाई 79 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर। जरा से जल्दी से सॉल्व करके थोड़ा सा खोल के बताओ कितना आएगा। देखो 65 का स्क्वायर तो मुझे भी आता है, जिसके लास्ट में 5 होता हो कितना आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25 और इसका प्रोसीडिंग नंबर 7 6 42, तो 4225, ये तो ठीक है। एक्स स्क्वायर भी जरा इसको एक्सपेंड करवाओ। 79 का स्क्वायर कितना होगा 9981, 7 9 63 और 63 2 जो कितना हो जाएगा 129, 12 7 7 49, 10 59 60 पक्का 6241। और एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर और एक टर्म और आएगा माइनस का 140 58 158 एक्स। बोलो ठीक है ना। एक बार चेक कर लो भाई, फिर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो। सब लोग चेक करेंगे, ठीक जा रही है कैलकुलेशन पक्का। चलो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर तो मरना नहीं चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या है? क्या चीज, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो, अरे बोलना क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर कट रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं, पर एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब यहाँ तो ये प्लस में आ रहा है ना, जो तो कट रहा है इसका मतलब। सो एक जानकारी अभी अभी मिली है कि 65 हाइपोटेनियस है, इट्स हाइपोटेन्यूस। कोई बात नहीं, छोटा सा चेंज है, इसको लिख देते हैं 65, ये हो गया x और ये कितना था 79 माइनस एक्स, बाकी ठीक है। ध्यान दो भाई, जब लिखा है तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ए भी हो गया अपने पास, कहा गया 79 माइनस एक्स, नहीं ए बी है 65 सॉरी, और ए सी एक्स। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा, चलो लगाए फिर 65 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 79 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा बोर्ड पे ध्यान बना के रखना ताकि कैलकुलेशन होती चली जाए। ये कितना आया था 4225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इधर बताएं 79 का स्क्वायर कितना आया था, अभी निकाला था आप 6241 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आया था 158 एक्स। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने लायक कुछ खास है नहीं, बस ये दिख रहा है कि लाइक टर्म है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 158x, और ये इधर चल जाएगा माइनस 4225। बोलो ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब ये बन गई भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज, अच्छा ये सॉरी मैं भूल गया, कितना आएगा ये माइनस करके 2016, ठीक है। इस ईयर में मैं कॉलेज पढ़ता था, हाँ नहीं कोचिंग करता था, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देंगे, पहला टर्म स्क्वायर में x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी है जिसकी डिग्री 2 होती है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। आपके पास वही है, क्लास 10th में तो श्रीधराचार्य होता है, आपके पास तो सिर्फ यही एक तरीका है। याद है कैसे सॉल्व करते हैं?
सबसे पहले दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना पड़ता है, उसके फैक्टर निकालेंगे, उनको प्लस माइनस करके 158 माइनस का लाना पड़ेगा। तो आओ जरा इसे साइड में करते हैं, मैं ये ड्राइंग हटा लेता हूं। कैमरा चल रहा है? ठीक है। तो हमारे पास आया 2016 माइनस का इंटू 2। क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, देखो इसको ना ऐसे इंटू करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर बता दो बस। 2016 के 1008 होगा एक मेरे ख्याल से, निकाल रखे हैं, जरा फैक्टर निकालो 2016 के, कोशिश करना बड़े नंबर से निकले। कितना? 500? अरे और भी तो निकालो भाई, 2016 के फैक्टर करो ना, पूरे निकालो ना बेटा, तब ऐसे बताओ 2 इंटू 3 ऐसे कुछ बताओ मुझे। हाँ बोलो रेहान, आपने कर रखे हैं ना फैक्टर, बताओ क्या है? 2 इंटू कितनी बार 2 है? 3 4 5। हाँ ये वाला 2 भी लिया था उसमें। अच्छा ठीक है, और उसके बाद एक 2 का आता दूं, क्या लिखो? 5 3 इंटू 3 हो गया, इंटू 7। पक्का ना? 21 गुना 42, 16 गुना 42, 16 नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तो 16 इंटू 42 हो रहा है। अच्छा 32 होना चाहिए। ढंग से करो फैक्टर जरा, ढंग से करो फैक्टर। ठीक है शायद कर ली चेक, सही है ना? अब देखो ध्यान दो, हमको लाना है माइनस का 158। अब इनसे कुछ ऐसे नंबर बनाने पड़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करके 158 हमारे पास आ जाए, ठीक है ना? और जो बनना है वो प्लस का है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों माइनस के लेंगे, उन दोनों माइनस का इंटू करके ये बनना चाहिए 2016 इंटू 2। समझ पा रहे हो? दोनों माइनस के लेंगे तो ऐड करके 158 भी बनना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? चलो तो देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। 7 3 टाइम्स 21, हमें जाना है 158 तक। 42 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 42 और 32 बनेगा क्या? नहीं नहीं, 21 या कितना होता? 63। 32 अभी भी नहीं बन रहा है। 21 या 63, 32 63 और 32 नहीं। अच्छा 63 का 2 गुना करेंगे तो 126। एक मिसिंग है, तो वो तो ये रहा ना इंटू 2। रियान कितने थे? 2016 में 5 थे 2। ये वाला तो मैंने छोड़ रखा था, मैंने पूछा था इससे। 5 2 अलग से थे 2016 में है, टोटल 6 मतलब टोटल 6। अच्छा एक 2 और मिसिंग था भाई। अब देखते हैं कि 63 ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। नहीं अभी ये 4 3 7 बन रहा है। और देखो 63 का 2 टाइम्स कितना होगा? 126। ठीक है भाई, अब आ रहा देखो 158। 7 3 टाइम्स 21, 21 3 टाइम्स 63, और 63 का 2 टाइम्स करोगे तो मेरे ख्याल से 126। सही है?
तो यहाँ तक तो एक बन गया। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 32 इसमें ऐड करोगे तो 158 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये रहा इसके फैक्टर, तो आप उठा लेते हैं। सो 2x स्क्वायर, बताओ क्या लिखो? माइनस 126 x माइनस 32x। बोलो यहां तक समझ में आया? इसको स्प्लिट कर दिया गया है और प्लस 2016 इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इन दोनों में से 2x कॉमन, क्या बचा? मेरे ख्याल से यहां x और यहां माइनस का 63। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसमें भी तो यही कॉमन आना चाहिए, पता है ना आपको, सेम आता ब्रैकेट में। बट ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो माइनस 32 कॉमन लिया, यहां बचा प्लस का x और आंख बंद करके लिख दो माइनस का 63, उसका आना ही आना है सेम। बोलो ठीक है? जब हम ये कैलकुलेशन सही मान लेते हैं ऑटोमेटिक बैठ जाती है, इसमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं। यहां से कॉमन निकालो, x माइनस 63 दोनों के अंदर है, बाहर आ गया, यहां बचा 2x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है? बोलो ठीक है? अब दोनों को एक एक करके 0 रखते हैं, तो एक हो जाएगा x माइनस 63 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 63। दूसरा हो गया 2x माइनस 32 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 32/2, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी? 16। बोलो ठीक है? अब यहां पे चेक करेंगे कि क्या दोनों वैल्यू ली जा सकती है या एक आध को छोड़ना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ता है। जरूरी नहीं है x की दोनों वैल्यू ट्रू हो। चेक कैसे करेंगे? पैरामीटर में लगा करके। आओ देखते हैं। अगर मैं कंसीडर करूं x इक्वल्स टू 63, इफ x इक्वल्स टू 63, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? कहां गया हूं, लिखा ही नहीं मैंने, 79 माइनस एक्स था ना, ये रही। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? इसका नाम क्या था? ABAC में भूल गया, क्या था नाम? ABAC, BC होगा ना। देन BC इक्वल्स टू 79 माइनस 63, बेटे कितना आएगा चेक करो? 16। अच्छा, क्या तीनों का सम पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है? 16 प्लस 63 प्लस 65, चेक करो। 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ कर रहा है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इफ x इक्वल्स टू 16, सेम वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको 16 लूंगा तो ये 63 आने वाला है, समझ में आ रही बात? देन BC इक्वल्स टू 63। एक और काम आप कर सकते हैं, पर बात तो वही बैठनी है, पाइथागोरस से सेम आ जाएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ रही है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों को ले सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? अब क्या निकालना था आपको? ये तो हो गई तीनों साइड्स। अब क्या निकालना था आपको? एरिया। तो बेस इंटू हाइट से लगा लो, समझ पा रहे हैं? अच्छा, दोनों को ले, नहीं पहले लिखा है ना फाइंड इट्स एरिया, बाद में लिखा है हेरोन से वेरीफाई करेंगे। तो पहले आपको एरिया बेस इंटू हाइट से लगाना है। अब ध्यान से सुनो, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट, हाइपोटेनस तो अलग ही है ना भाई, या तो बेस 16 होगा या बेस 63 होगा। तो दोनों में आप 1/2 इंटू 16 इंटू 63 करने वाले हैं, तो एरिया निकाल के रख देंगे। समझ में आई बात? सो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8। कितना बचेगा? 5। बोलो 63 इंटू 8, 480 और 24, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट डालना ना भूलें, सब में यहां सेंटीमीटर लगा दें। बोला आई बात समझ में? तो एक पार्ट तो हो गया। अभी से हेरोन से वेरीफाई करवाना है, तो मैं करूंगा या आप कर लेंगे? बस एक बार हेरोन्स फॉर्मूला बता दो मुझे, हिमांशु हेरोन्स फॉर्मूला बता दो बेटा। अंडर रूट कौन बोलेगा? S माइनस सी, वेयर S इज सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C/2। क्लियर है? पक्का? अच्छा, दूसरी चालाकी ये कर सकते हो, तुम्हें पता है ना एरिया कितना आना है, दिख तो रहा है 504, तो वो लिखना है S माइनस S माइनस B, नीचे सीधे लिख देना 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम बच जाएगा।
आई बात समझ में? अरे इसे कहते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। जब तुम्हें पूरा विश्वास है कि वेरीफाई का मतलब होता है आना ही आना है, तो सीधे नीचे लिख दो ना 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एग्जामिनर को ये थोड़ी मतलब तुमने रूट कब कैसे निकाला, उसको आंसर से मतलब है कि तुम्हें टेक्निक आनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लेंगे जरा। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष से पूछा है, ये नोट हो गया? कर लेंगे इसे एग्जाम में अगर आया तो। डिजिट बदल जाएगी तो भी कर लोगे ना? देखो अच्छा क्वेश्चन उसी को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, आप जेई का पेपर देंगे, नीट का पेपर देंगे, तो सवाल टफ का यही सेंस होता है कि इसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट लगने वाले हैं, बाकी सेम रहता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि फट से दिमाग काम करना चाहिए कि अरे इसके बाद तो क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लो। समझ में आ रही बात? भाई राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी मिला 99.9% चांस है कि पाइथागोरस तो लगनी ही लगनी है। आया समझ में? मैं कई बार आपको बोलता हूं ना कि मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। मैं सच में बताता हूं कि मैथ्स बहुत आसान होती है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा, डरना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन लिखें, इफ हाइट ऑफ अ कोन, लिखें भाई, इफ हाइट ऑफ अ कोन is 8 centimeter and its curved surface area is curved surface area is 188.4 centimeter square. Find its volume. Height of a cone is 188 centimeter, curved surface area 188.4, then find its volume. चलो पहले बताओ CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। अच्छा, अपने को सिर्फ क्या दे रखा है? H। और क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर इंटू H। हर्ष कुछ और मिसिंग है क्या इसमें? तो यह तो एक काम करना पड़ेगा भाई, किसी को कुछ मान के देखते हैं, है ना? लेट रेडियस बी x, तो L कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 64, यही हो सकता है। चलो तो CSA में लगा देते हैं वैल्यू। सो पाई कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रख ले, कट जाएगा 7 से। 22/7 पाई इंटू आर की जगह हमने रखा x इंटू एल, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू कितना दिया है? 188.4। बोलो ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे काटते हैं जरा, कट जाएगा ना 11 से। 2 जा 11 1 जा, कितना बचा यहां पे? 78। 7 जा 77, कितना बचा यहां? 114। नहीं कट रहा। और 16 17 19 से किस नहीं कट रहा है? 11 से, रुको रुको, नहीं कट रहा है 11 से। 22 और 188.4, देखते हैं क्या होता है, रुको। सो x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 188.4 इंटू 7/22। 2 से काट लेते हैं, 11 9 4.2। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ कट रहा है? नहीं। तो फर्दर एक काम करो, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, और क्या हो सकता है? रूट तो हट ही जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग देखते हैं कितना सॉल्व होता है बोथ साइड्स। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64। बोलो बात समझ में आ रही है? इधर बचेगा
94.2 इंटू 94.2 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 11। बहुत गंदी सी वैल्यू आ रही है। एक्स निकलेगा तो, लेकिन बहुत वैसा निकलेगा। देखो अब ये भी एक तरह की क्वाड्रेटिक बनने वाली है। ये एक्स की पावर 4 प्लस 64 एक्स स्क्वायर। फिलहाल जो आपने क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन होनी कैसे है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कुछ मिसिंग है इसमें। तुमने सॉल्यूशन करा इसका? क्या आया? यही करा? फिर क्या निकाला तुमने? अरे तो यार यही तो चल रहा है। अब यही तो कर रहे हो तुम भी, कह रहे कुछ अलग है। ये नहीं दिख रहा तुझे? यही तो है, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस। क्या गधे हो यार, एक नंबर के है। अच्छा इसमें तो तुमने मुझे बोला ही नहीं, पाई की जगह 3.14 रखो। तुम क्या, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन में लिखा था टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, तुमने बोला ही नहीं। मैं भी क्या करूं बताओ? कर आप यही रहो, मैं दिखा रहा हूं अभी कैसे हो रहा है। रुक जाओ, तो मुझे यहाँ चेंज करने दो यार, तुम बड़े कलाकार हो कसम से। अब ये अधूरा क्वेश्चन मत लाया करो प्लीज। 188.4 अपॉन 3.14, देखो वही हो रहा है और कुछ हो भी नहीं सकता इसमें। ठीक है, ये कट रहा है क्या? कितना? 4 6 नहीं, ये कितना कट रहा है? 6 से 180 42 14। ये 60 टाइम्स जा रहा है पक्का? पक्का? चलो तो ये काट लिया 60। अब जरा ध्यान देंगे, x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 60। अब यहां से आप एक चीज कर सकते हो, देखो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होने वाला है। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 3600। ये भी क्वाड्रेटिक में घुसने वाला सवाल, देखना कैसे। इसको अंदर इंटू करेंगे, x की पावर 4 प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 3600 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, हमको तो नहीं दिखाई दे रही। बना देते, देखो ध्यान दो भाई। मैंने क्या बोला था, पहले टर्म में 2 पावर, दूसरे में उसकी आधी 1, और तीसरे में नहीं होना चाहिए। पहले टर्म में 4 पावर, दूसरे में उसकी आधी यानी 2, और तीसरे में नहीं होना चाहिए। ये भी क्वाड्रेटिक है। पहले टर्म में 2 पावर या जितनी भी हो, दूसरे में उसकी आधी होनी चाहिए। दिख रहा है? 4 पावर 2 पावर और नो पावर। तो आप एक काम कर लो, पुट कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सही है? तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 64y माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। बोलो आई बात समझ में? अब हाँ या ना? बन गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3600 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके 64 आ जाए। 60 और 60 हो सकते हैं। 6 6 36। अरे बोलो यार, ये रहा ना 3600। 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10। बोलो ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। 6 पंजे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। $150 इनसे बनेगा? चेक करो जरा। ये आपके पास नंबर है, इनको एडजस्ट करके आपको 64 बनाना है। शाबाश। अब ये दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा ना, कोशिश करो। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक देखो यहां माइनस में लाना है ना, मतलब ये माइनस में है तो इनमें से एक बड़ा होगा। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। प्लस 100 और, ठीक है, इन्होंने बोला प्लस 100 और माइनस 36। करेक्ट है। इन दोनों को इंटू करेंगे, माइनस 3600 बनेगा। हिमांशु यहां देख ले बेटा बोर्ड पे।
100 और 36 को इंटू करेंगे, माइनस का 3600 बनेगा, और 100 में से 36 माइनस होगा तो प्लस का 64 आ जाएगा। सही है। से बना वाई स्क्वायर प्लस 100y माइनस 36y और माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक है। है ना। y कॉमन कर लो, y प्लस 100 माइनस 36 कॉमन कर लो, y प्लस 100 इक्वल्स टू 0। आगे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। एक वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 36, एक वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 100, एक आएगी y इक्वल्स टू 36। बोलो ठीक है। अब अपने को x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर y है तो x बराबर हो जाएगा रूट y। अरे हाँ है ना। सो x इक्वल्स टू रूट y। पहले इसको कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी रूट 100 यानी 10, और एक वैल्यू आएगी x की 6। बोलो ठीक है। क्लियर। अब बात हो गया आपके पास, क्या आ गया, x क्या माना था हमने, मैं यहां मिट गया हूं, क्या माना था x को, रेडियस। तो एक रेडियस आ रही है आपके पास 6, एक रेडियस आ रही है 10। समझ में आ रही है बात। अब इसको चेक कर लेना, हो सकता है दोनों ट्रू जा रही हो सकता है एक ट्रू जा रही हो। चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, हाँ जो कर्व सरफेस एरिया दिया उसमें रख के चेक कर लेना। कर लोगे आगे, पक्का। बोलो हाँ है ना। जो मैच नहीं करेगी उसको नेग्लेक्ट कर देना, अगर दोनों मैच करिए तो दोनों ले लेना। बोलो ठीक है। दिया क्या हो गया, कोई डाउट। हम छोड़ेंगे तब जब कैलकुलेशन मैच नहीं करेगी, और आपको चेक दोनों करनी होती है, ध्यान रखना। रफली चेक करते हैं फटाफट रख करके, दोनों मैच कर रही है तो दोनों ट्रू मान ले, नहीं मैच कर रही है तो तब छोड़नी पड़ती है। क्लियर है। नोट कर लेंगे, जरा आगे कर लेंगे ना सॉल्व से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ सर्कल टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। In a circle, two parallel chords of length 8 centimeter and 16 centimeter are on the same side of center. Are on the same side of center, and the distance between them is 14. अब ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, समझ रहे हैं। are on the same side of center and the distance between them is 14 centimeter. And the distance between them is नहीं 14 है, हाँ 14 सेंटीमीटर। Find their distance from center. कह रहा है find their distance from center. यही था ना 16 और 8। 16 और 8 कह रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर दो पैरेलल कॉर्ड है सेंटर के सेम साइड में, एक की लेंथ 16 है एक की 8 है, और दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 14 है। तो जब ये डिस्टेंस बोलता है तो समझ जाना चाहिए परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। हमको बोल रहा है फाइंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इनकी डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर। बताओ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मुझे लग रहा है शायद उसका यूज करना चाहिए हमको ना। तो ऐसा करते हैं, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पे भी और इस पे भी। तो मेरे ख्याल से ये रह जाएगा 8, हाँ या ना, बोलो भाई। और ये रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलो इतना काम तो हुआ। अब क्या करें, रेडियस नहीं दिए, मान लो कुछ होगा उससे कोई फायदा। ये 14 है, अगर मैं इसको x पढ़ लूं
ये 14। देखो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये 14 यहां तक, और ये पता नहीं भाई, इसको हमने एक्स पढ़ लिया। ठीक है, ये हो गई रेडियस आर, और ये बचा आपका 4। और यहाँ दो वेरिएबल है, देखते हैं भी दो इक्वेशन बनेंगी, कुछ होगा। ठीक है ना, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला 4 वाला दिख रहा है, 4, 14, एक्स और आर। और एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपके पास, ये आपके पास x, ये है 8 और ये है r। जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, और क्या कर सकते हैं? तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। बोलो ठीक है? अरे हाँ या ना? 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये दोनों सॉल्व करें कितना बनेंगे? 196 प्लस 16 इज 200। अरे बोलो 212। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 212 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। अब इससे ज्यादा सॉल्व होना नहीं, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं, दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में बनाओगे तो बनेगा 64 प्लस एक्स 64 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक काम करो, यहां आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 212 इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ी खुशी की बात है, एक्स स्क्वायर कटने वाला है। नहीं, देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा। मार दो इसको, यहां बचा 2, ऐसे सॉल्व करो, 28x इक्वल्स टू 64। माय गॉड, कुछ गड़बड़ हो गई है, x की वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। यार तुम कैसे होशियार हो, गलत क्वेश्चन पकड़ा रहे हो, बताओ। वो तो शुक्र मानो मुझे इतनी मैथ्स आती है कि यहाँ देखते मुझे पता चल गया था कि x की वैल्यू माइनस आ रही है, जो कि पॉसिबल है नहीं। मैंने वीडियो ऑन ही नहीं करी है तब से। चलो ना काटना क्यों? अच्छा ये सुनो, ये सीखने वाली चीज है। मान लो कभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, x क्या है डिस्टेंस, और सडन यहाँ पे x की वैल्यू आती है नेगेटिव में, तो तुरंत समझ जाना कि या तो हमने गलत करा है, सवाल में गलती है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव। समझ में आ रही है? तो ये सीखने वाली चीज है भाई, कि करते करते, नहीं तो कई लोग तो निकाल देते हैं आगे, तो 10 बार चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो अगर लेंथ नेगेटिव आ रही है तो या तो डेटा गलत है या हमसे गड़बड़ हो रखी है। इसीलिए सजेस्ट करा जाता है टीचर्स को कि पेपर बनाने से पहले ना उसको एक बार सॉल्व करके देखें। हमेशा टीचर को पहले पेपर को सॉल्व करना चाहिए जब खुद बनाता है, उससे उसको दो चीजें समझ में आती है कि कितना टाइम लग पाएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलत सवाल दे दिया है। हालांकि ये गलती है ना बड़े बड़े कंपटीशन में भी होती है, कई बार सवाल ही गलत फेंक दिया जाता है। जैसे अभी सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मतलब हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था इस साल का क्लास 12 का फिजिक्स का। समझ रहे हो? वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस में तगड़ा स्कोर कर रखा है वो तक लिख रहे हैं सीबीएसई के पेपर के लिए कि भैया इसमें तो क्या ही बताएं, इतना टफ पेपर गलती मतलब बन गया उनसे जो भी है। अब सीबीएसई कह रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगाएंगे, तो अब भगवान जाने क्या करेगा, पर करना ही पड़ेगा ना। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं फिर। चलो भाई, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, नोट करेंगे। इन द गिवन फिगर कॉमा O is the center of circle. In the given figure, comma O is the center of circle, and angle BCO equals to 30 degree.
एंड एंगल BCO इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड x एंड y। दिस इज A, दिस इज B, दिस वन इज C एंड दिस इज D। क्वेश्चन लिख लिया। एंगल BCO ये 30 डिग्री दिया है। इस वाले एंगल का नाम लिख रहा है x और इस वाले का नाम लिख रहा है y। अब ये बेसिकली कॉर्ड वर्ड का सवाल है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो एक थ्योरम आपने पढ़ रखी है, क्या है? हाँ बोलो शाबाश। सेम सेगमेंट करके कुछ थ्योरम है, पूरा बोलो ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जरा ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ, जैसे ये मिल रहा है यहां। रुको रुको, पहले चेक करेगा। जी जरा कुछ इक्वल इक्वल पकड़ के जरा घुमा फिरा के देखें, जरा कुछ टच वच करके देखें। है जी? नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन में था नहीं है भाई, ये रहा। अच्छा है सॉरी है बिल्कुल है, 90 दे रखा भाई। तो इस कॉर्ड ने, देखो ध्यान से देखो ना, इसने सेंटर पे 90 बनाया, तो रिमेनिंग में कितना बनाएगा? 45। सबको पता है ना? तो ये रहा, इसने सेंटर में 90 बनाया, तो इसके दो एंड पकड़ लो, एक ये जा रहा है, एक जा रहा है, ये होगा 45 का। बोलो ठीक है। और देखो कुछ, शाबाश, ट्राई करो, पकड़ो, ऐसे ऐसे घुमाओ वहां, कहीं जाएगा कुछ ना कुछ तो जाना ही है उससे, और तभी तो आएगा। तो ट्राई करोगे ना उसको। कहाँ एक्सटेंड करूं? कहाँ लाऊं इसे? यहाँ है? देखो इसको पकड़ो, ये क्या आ रहा है ना इधर से, ये है ना CD ने एक एंगल सेंटर पे ये बनाया, देखो ना ध्यान से, CD है ना। अरे आए तो देख लो भाई, आए तो देख लो। अरे इधर देख ले, आर्क है ना CD, इधर तो ध्यान दो, CD है ना आर्क। यहाँ तक है। क्या इसका नाम? ई। तुम यार, अब मैं गलत उतारता हूँ तो पता नहीं क्या दे दो मुझे। चलो तो रुको जाओ, अरे रुक लो भाई, ये 90 है 30, तो ये कितना बचा? 60। अच्छा और कुछ यहाँ दिख रहा है? देखो मेरे ख्याल से ये देखो, ये इधर ध्यान दो, ये कितना है? y। तो ये भी कितना होगा? y। बोलो ठीक है। ये 60 है 90, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। तो y तो आ गया 30, सही है क्या? भाई मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये तेरी समझ में आ गया? तू कुछ और बता रहा है ना अभी, तो रुक तो जा, मुझे तो करने दे भाई। मैं लगा रहा हूँ आगरा, तू लगा रहा घाघरा, ठीक है। अब ये तो यहां से निकल जाए, कहां गया? ट्राइंगल से निकल जाएगा वाई वाला। देखो एक्स वाला ये रहा ना 90, ये हो गया 30, ये बचा एक्स, कितना आया? 75 प्लस 90 कितना हो गया? 165। और ये दिख रहा है ट्राइंगल, 90 प्लस 75 कितना हो गया? 165। ये कितना बचा मेरे ख्याल से? 15, 65, 75, हाँ 15। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15 डिग्री।
का हाफ होगा ना, एंगल सी बी डी होगा सेंटर ना रुको रुको, बोल तो सही रहा है लड़का। हमने, रुक जाओ, हमने y की वैल्यू कहां से निकाली थी? रुको 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 एक मिनट, हाँ सही बोल रहा है, देखो सही बोल रहा हूं। ये y, ये क्या लिखा था हमने y ना, ये अरे यार ये फिर कंफ्यूज कर दिया नॉर्मली। अरे तुम तो सुन लो भाई, सही तो है। देखो ये 90, ये 30, तो 60 तो बचेगा। ओ भाई साहब इधर देखो ना, ट्राइंगल है ना, ये 90, ये 30, तो 60 बचेगा। अब ये y था, अच्छा सही बोल रहा हूँ, ये सेंटर है ना, सेंटर वाला एंगल अंदर वाले का हाफ होना चाहिए ना। अरे तो ये y, वो तो ठीक है, पर ये y/2 लिखना चाहिए ना, फिर ये y/2 लिखना चाहिए ना। अब ठीक है, ये 60 है, 90 कितना हो गया? 150, 150 प्लस y/2 इक्वल्स टू 180, कितना बच रहा है? 30। बोलो, हाँ सॉरी। अब ठीक है, तो ये कितना बच रहा है? 90, 60, 150, 30 यानी 15। सही है, अब अंशी का बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया? 15। अब इसको निकाल लो, x कितना आएगा? 50, 60, 90, 150, 30। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। आजा तू इधर, आजा बोर्ड में, ये समझेंगे। आजा, शाबाश। अरे आ जाना, ये तो समझाऊंगा, आ तो जा, आजा, शाबाश। देख भाई ऐसा था ना, ये 90 था, ये 30 था, तो ये कितना बचेगा? 60। अब CD को पकड़, CD ने एक एंगल सेंटर पे बनाया और एक एंगल यहाँ बनाया, सही है। ये y लिखा हुआ था इसके लिए, तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स, सेंटर वाला डबल होता है। अब यहाँ हमने लीनियर पेयर लगाया, 60 प्लस 90 प्लस 2y बराबर 180। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 15 आई। क्लियर है? फिर हमने इस ट्राइंगल को पकड़ा, इसमें 15 प्लस 45 हो गया आपका 60, 60 प्लस 90 हो गया 150, तो ये बचा 30। क्लियर हो? पक्का? पक्का? जाओ फिर। चलिए भाई, एक अच्छा सा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, कर दो रेस। अच्छा, केस बेस्ड स्टडी हो चाहे एजर्शन रीजन हो, अरे है तो सारा मैथमेटिक्स ही यार, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ओ हीरो, क्वेश्चन लिख लो जरा। रीता इज स्टडिंग इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली। रीता इज स्टडिंग, लिखा ही नहीं रहे हो। रीता इज स्टडिंग इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली in class 9. Rita is studying in a school of Delhi in class 9. One day she asked her father, one day she asked her father, Ranjit, one day she asked her father, Ranjit, how old are you? How old are you? लिखिए यहां तक, full stop. Ranjit replied, sum of ages of both of us, sum of ages of both of us is 55 years, and after 10 years, and after 10 years, my age will be double of you. My age will be double of you. लिख लिया? लिख लिया? फुल स्टॉप। पार्ट फर्स्ट, व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन? व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन? सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रीता?
थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रंजीत? Third part, if the ratio of the ages of Rita and her mother, if the ratio of the ages of, if the ratio of the ages of Rita and her mother is 3:7, then what will be the age of her mother? लिख लिया बच्चों, करो स्टार्ट। चलो, तो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। लिखा है कि रीता इज स्टडिंग इन ए स्कूल ऑफ दिल्ली इन क्लास 9। रीता एक बच्ची है जो दिल्ली में एक स्कूल में क्लास 9 में पढ़ती है। वन डे शी आस्क्ड हर फादर रंजीत, एक दिन उसने अपने पिता रंजीत से पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, कि पापा आप कितने साल के हैं। इधर ध्यान दे, बात क्यों हो रही है भाई इधर, फिर ये गप्पी लेके आना एग्जाम में ना, इधर पढ़ा रहा हूं तो तेरा ध्यान दे ले। फादर रिप्लाइड, सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55। पापा कह रहे हैं कि तेरी और मेरी एज मिला करके आज 55 ईयर है। तो पहले दिन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ रीता एंड रंजीत बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज का सम है 55 ईयर्स। बोलो ठीक है। फिर पापा ने बोला, रंजीत ने, 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद बच्ची की एज में भी 10 जुड़ेगा, पापा की एज में भी 10 जुड़ेगा, है ना। उन्होंने बोला आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू, कि मेरी एज, रंजीत कह रहे हैं कि मेरी एज रीता तेरी एज का डबल हो जाएगी। बात समझ रहे हो। तो यहां लिख लें आफ्टर 10 ईयर्स। पहले दोनों की एज बना लिया करो। आफ्टर 10 ईयर्स रीताज एज, आज रीता x ईयर्स की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। आलिया तो ध्यान दो, रंजीत एज y प्लस 10। अब इन्होंने रिलेशन दिया कि आफ्टर 10 ईयर्स रंजीत कह रहे हैं कि आई विल बी डबल ऑफ यू, आपकी एज का 2 गुना हो जाऊंगा। तो मतलब रंजीत की एज 10 साल बाद की रीता की 10 साल बाद की एज का डबल हो जाएगी। बात समझ में आई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस विल बी y प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 20, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10। यही सेकंड इक्वेशन है, यही पूछा था इससे सवाल ने। समझ में आ रही है बात। फर्स्ट पार्ट था व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, देन दिस विल बी सेकंड इक्वेशन। बोलो क्लियर है यहां तक। अगला इसने पूछा था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रीता और व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रंजीत। 2 इक्वेशन बनी है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस इक्वेशन को लीनियर क्यों बोल रहे हैं, कौन बताएगा। क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है, x की नहीं, y हो चाहे x हो, दोनों की पावर 1 1 है, इससे 1 वेरिएबल है। मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था जितने अननोन वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पे एक इक्वेशन ये रही बच्चों, एक ये रही, 2 वेरिएबल है अननोन, x और y, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके निकाल लेंगे। सो चलो इसको बना लेते हैं 1 और दिस इज 2। क्या करूं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ऐसा कर लेता हूं, बाय 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 55 और सेकंड इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल्स टू 10। देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो यहां साइन चेंज होते हैं, पता है आपको क्यों। हमको क्या पता, हमने रट्टा मार रखा, नहीं पता ना। बोलो पता है कि नहीं पता। अरे पता है तुमको। देखो x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई, ऐसे तो करोगे माइनस,
माइनस लगा करके, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। वही काम हम वहां पे करते हैं कॉलम मेथड में। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का। 3x ये खत्म हो गया, इक्वल्स टू कितना बचा 45। x की वैल्यू आ गई 15। बोलो ठीक है। तो एट प्रेजेंट रीताज एज इज 15 ईयर्स। अब y निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लो। यूजिंग इन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 55। y की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस 15। कितना आ गया 40? नहीं, कितना आया 30? 40 सॉरी 40 आ गया। तो ये आ गई रंजीत प्रेजेंट एज। बोलो ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला पार्ट कर देते हैं, मदर वाला जो दे रखा। So the present age of Rita is 15 years and father's present age is 40 years. एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, derive the ratio of ages of Rita and her mother. तो रीता की एज, let the age of mother, let the present लिख लेते हैं, be Z years. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, x रेशो z इज 3:7। बोलो ठीक है। तो यहां लिख लो x अपॉन जेड इक्वल्स टू 3/7। x की वैल्यू डाल दो, कितनी थी भाई 15। दोनों को रेसिप्रोकल कर लो। z अपॉन 15 इक्वल्स टू 7/3। z इक्वल्स टू 15 इंटू 7/3, 3 5 टाइम्स 15, ये आ गया 35। So the present age of mother is 35 years. ये लो जी साहब, आपका पोथी पतड़ा, मुबारक आपको, हो गया। अब आज जो भी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, पिछले 1 साल से आप 9th की मैथ सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा बच्चे तो वो हैं जिन्होंने 9th में मैथ्स पढ़नी स्टार्ट करी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 8 तक तो टिफिन खाने के लिए आते थे स्कूल, नहीं? मम्मी भी यही तो देखती है, लंच करा नहीं करा, हाँ मम्मी कर लिया, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। अब जरा सिंसियरिटी लानी है, 9th आ गया है। यहीं से मैंने पहले ही बताया था, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मतलब यार तुम कुछ भी बनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर, जो तुम्हारी मर्जी, बट ये भी तो होना चाहिए कि एकेडमिक्स में भी हम अच्छे थे। नहीं होना चाहिए कल को, मतलब हमें देखो ये एक टास्क है पढ़ाई, तो जीवन में ये एटीट्यूड रखो कि जो भी टास्क मिलेगा हम अपना बेस्ट करके दे देंगे उसमें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार क्या बकवास है कि हमसे पढ़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मैथ्स करवा रहे हैं। कर तो लो, पहले एंजॉय तो कर लो उसका। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा सेट हो जाएगा कि जो भी टास्क मुझे मिलेगा, मुझे साला उसमें चैंपियन बन के आना है, तो आपसे कोई कुछ भी काम करवाया, आपने सक्सेस होना है। बात समझ रहे हो? कल को मान लो तुम एक बहुत अच्छे न्यूज एंकर बनते हो, तो वहां ये मैथ्स काम आनी है क्या? नहीं आनी है। बट आपके एकेडमिक्स क्यों चेक करे आते हैं? ये देखने के लिए कि आपके अंदर वो टेंडेंसी है कि जो काम सर मुझे दिया जाएगा मैं अच्छा करके दे दूंगा। यही तो होता है टेस्ट लेने का मतलब, और कुछ थोड़ी होता है। इसीलिए टेस्ट लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को बहुत अच्छा सिंगर बनना है, भाई उसको 10th पास क्यों होना है? ये चेक करने के लिए कि आपके अंदर फाइट करने का जज्बा है कि नहीं है। बस यही रीजन होता है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लोज कर, ओवर कर दो क्लास। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। देखो ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद ये दिमाग लगाना है कि कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं और हमको नहीं आ रहा है, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। पहले हमेशा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आ रहा है। ठीक है? प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अरमान, रफ वर्क वहीं पे साइड में करना है, पीछे नहीं जाना है। पहले तो मैंने कई बार बोला कि रफ की हैबिट छोड़ दो, वो टाइम वेस्ट करवाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पीछे करेंगे फिर आगे करेंगे, इतने में 38 का 83 लिख देते हैं, फिर आंसर गलत आता है। आप देखो ध्यान से सुनो, ये कोशिश करना कि 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में खत्म कर सको। असली चैंपियन मैथ्स में वही बन सकता है जो 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो, ताकि आधा घंटा चेक बैक के लिए बचे कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। लास्ट ईयर अंशिका का छूटा है शायद लास्ट एग्जाम में,
हिमांशु सुन रहे हो बात को? तो 2.5 घंटे का रखना है, 2.5 में जितना सॉल्व करा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा फिलहाल उसको लास्ट में छेड़ना है, पहले नहीं छेड़ना है। पहले छोड़ोगे एकदम दिमाग खराब हो जाता है। पहले वो करो जो आसान है, चाहे 1 नंबर के करो। जैसे एमसीक्यू ज्यादा आसान होते हैं ना, 16 से 20 नंबर तो वही देते हैं जो फटाफट करे, और सीधे ऑप्शन लिखना होता है एबीसी। कैलकुलेशन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 5 ऐसे 5 ऐसे 5 ऐसे 5 फ्रंट वाले पेज में ये आपके 20 नंबर आ जाने चाहिए। उसके बाद उठाना छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन, और शानदार लिख करके आना। काटा पीटी कम से कम। आई बात समझ में? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। एंड आज जय हिंद बोलेंगे, आपको रिकॉर्ड करेंगे। आप आओगे इसमें? आ तो जाओगे।